मेरा क्वेश्चन माय मेरे क्वेश्चन दो इज सवाल हैं आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता ये हूँ है कि आज मेरा सवाल ये है कि आज पूछने के सिलसिले का पहला प्रोग्राम आप देख रहे हैं। हर जुमे को हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब दें। बहुत सारे आपने सैकड़ों सवाल भेजे हैं और हम सारे सवालों के जवाब आप तक नहीं पहुंचा सकते क्योंकि टाइम कम है। तो हमने सवाल सिलेक्ट किए हैं जो आपके सवालों को रिप्रेजेंट भी करते हैं कंटेंट वाइज, और बाकी तमाम दोस्त जिनके सवालों को हम बराह रास्त इस तरह नहीं ले पाए, उनका सवाल नहीं सुनवा पाए, उनसे माजरत। लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा और आपका सवाल कभी ना कभी आ ही जाएगा। तो पूछें जी, पहला सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा नूर है। मेरा आपसे सवाल ये है कि आजकल मीडिया में 5th जनरेशन वॉर की बहुत बातें हो रही हैं, ये क्या है? 5th जनरेशन वॉर से मुराद ये है कि जंगें लड़ने का तरीका होता है। पहली जनरेशन के अंदर तो आप आर्मीज़ जो हैं वो ले जाते होते थे और उसके बाद दुश्मन को ओवरवेलम कर लेते होते थे। उसके बाद जो जो वेपन्स तब्दील होते गए, जनरेशनल टैक्टिक्स में तब्दीली भी आती गई। अब कहा यह जाता है जी कि अगर आपने दुश्मन को तबाह करना है तो बिन देखे, यानी दुश्मन आपको देखे ना और आप उसको तबाह कर दें, दुश्मन को पता भी नहीं चले कि आप उसको तबाह कर रहे हैं। नॉर्मली 4th जनरेशन के ऊपर दुनिया डिबेट कर रही है। हमने एक अपनी इख्तरा निकाली है 5th जनरेशन की। कुछ हिस्सा एकेडमिकली डिबेट करता है 5th जनरेशन को, लेकिन बुनियादी बात करने की ये है कि क्या आप ज़हनों को तब्दील करके ममालिक और तहज़ीबों को तबाह कर सकते हैं या नहीं। दुनिया भर में प्रोपेगेंडा चलता है, हमने अमेरिकी इलेक्शन के अंदर देखा है प्रोपेगेंडा, लेकिन वो डॉक्यूमेंट उन्होंने किया है कि जी फ़लाँ अमेरिकी जो तबका फ़िक्र है उसके ऊपर फ़लाँ ट्विटर अकाउंट्स का असर हुआ और ये ट्विटर अकाउंट्स जो हैं ये फ़लाँ रशियन कंपनी ने बनाया, तो उन्होंने ट्रेस बैक किया है रशियन से। हम इसको बुनियादी तौर पर इस्तेमाल करते हैं एक खौफ की फ़िज़ा को पैदा करने के लिए कि पाकिस्तान के ऊपर पता नहीं क्या एलियंस ने हमला कर दिया है। 2-3 ट्विटर अकाउंट से 5th जनरेशन वॉर जो है ना वो नहीं लड़ी जाती। अगर कोई लड़ रहा है तो फिर आपको एनिमी को ट्रैक करना होगा कि वो एनिमी है कौन। आप ये नहीं कह सकते कि बाहर से लोग बैठे चला रहे हैं, तो कौन चला रहा है, पाकिस्तान के ऊपर किसने ख़यालात के ऊपर हमला किया हुआ है। तो 5th जनरेशन वॉर से मुराद पाकिस्तान में ये ली जाती है जी कि पाकिस्तान के ऊपर कोई जहनों के ऊपर कोई हमला हो रहा है। ये पुराना एक तरीक़ाकार है जिसके ज़रिए खौफ की फ़ज़ा को फैलाया जाता है और अपनी कोताहियों को छुपाया जाता है। 5th जनरेशन वॉर जो है पाकिस्तान के अंदर आपको नज़र होती नज़र नहीं आती किसी जगह के ऊपर। अगर कहीं किसी को नज़र आ रही है तो वो डॉक्यूमेंट करके बताए कि ये इसके टैक्टिक्स हैं और ये इसके पीछे लोग मौजूद हैं। जो एनिमी है आप उसको पॉइंट आउट नहीं करते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बढ़ा चढ़ा के बयान करते हैं। तो ये 5th जनरेशन वॉरफेयर है। हमारा ख्याल है कि हम पर हमारे जहनों पर हमला हो रहा है और जहनों को तबाह करके हम मुल्क को तबाह कर देंगे, खुदा न खास्ता। अस्सलाम वालेकुम तलत साहब, मुझे ये पूछना है कि हमारे मुल्क में क्या जर्नल और जजेस का एहतसाब और उनके मतलब ख़बरें मीडिया क्या शाया नहीं कर सकता? क्या सिर्फ़ एहतसाब के लिए यहाँ सिर्फ सियासतदान ही बगाया बचे हैं? देखिए, फैक्चुअली मैं आपको बताऊं, जर्नैलों का एहतसाब हुआ है, इदारे ने अपना एहतसाब किया है। करप्शन के केसेस थे, उसके अंदर उनको सर्विस से निकाला है। तो वैसा एहतसाब जैसा आप सियासतदानों का देखते हैं वैसा आइन तोड़ने के ऊपर वो नहीं हुआ। जनरल परवेज़ मुशर्रफ का केस जो है वो आपके सामने है, अयूब ख़ान का दौर आपके सामने है, ज़ियाउल हक़ ने पाकिस्तान के अंदर क्या किया वो आपके सामने है। वो एहतसाब नहीं हुआ। और जिस एहतसाब की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, अदलिया के नुमाइंदे ये कह सकते हैं कि जी हमने देखें अभी पनामा गेट्स के अंदर हमारा एक अपना जज था जिसने ऑफशोर कंपनी खोली हुई थी और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर उसका केस चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से सियासतदानों को करप्शन का मंबा बताया जाता है, वो एक बाकायदा बयानिया डेवलप किया जाता है, उसका एहतसाब से ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर एहतसाब रूथलेस हो तो यकीनन सबका होना चाहिए, सहाफ़ी भी इसके अंदर आने चाहिए, असासों की छानबीन सबकी होनी चाहिए। अगर कोई बुरा है तो उसको फिर उतना ही बताया जाए जितना वो बुरा है, लेकिन बुराई को बढ़ा चढ़ा के बयान करना और उससे सियासी फ़वाइद हासिल करना, ये सियासतदानों की किस्मत के अंदर ही लिखा हुआ है और वही हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अरसलान अजीज़ है और मैं डी खान से बात कर रहा हूँ। सर जी, मेरा सवाल ये है कि आया कि आर्मी चीफ हुकूमत को चला रहा है, तो ये हुकूमत उसको जो अब उसकी रिटायरमेंट हो रही है उसको एक्सटेंशन देगी? देखिए, सवाल के पहले से में आपकी अपनी राय है। हुकूमत कहती है वो ख़ुद को चला रही है। इमरान खान साहब कहते हैं वो बड़े दबंग वज़ीर आज़म हैं। एक्सटेंशन देंगे या नहीं देंगे, मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान ने असूली तौर पे फ़ैसला किया है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देनी है। जनरल कियानी को पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने एक्सटेंशन दी थी। मैंने उस वक्त भी उसकी
मुखालफत की थी, अगर सब लोग कह रहे थे जी कि बेहतरीन फ़ैसला है। अब मुझे लगता है कि इमरान खान साहब एक्सटेंशन देंगे। अब जल्दबाजा पर मुनहसर है कि वो एक्सटेंशन लेते हैं नहीं लेते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसे हालात नज़र नहीं आते इर्द गिर्द जिसके अंदर कमांड के हाईएस्ट पोस्ट पर एक्सटेंशन दी जाए। और वैसे भी जो मजबूत इदारे होते हैं वो शख्सियात के ताबे नहीं होने चाहिए। अगर नया चीफ आर्मी स्टाफ आ जाएगा तो इदारा अपनी जगह पर कायम रहेगा। मुझे लगता है वैसे इमरान खान साहब ने असूली फ़ैसला किया हुआ है कि एक्सटेंशन ऑफ़र करेंगे, बट लेट्स सी। पहली बात तो ये पूछनी थी सर कि आपसे बात करने में हमें तो कोई थ्रेट नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ जो हो रहा है हो सकता है कि हमारे साथ भी वही सब कुछ हो। आई डोंट नो मेरे साथ क्या हो रहा है। देखिए, एक मुश्किल हालात हैं सहाफ़त के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है। बाज़ लोगों ने कॉम्प्रोमाइज़ किया हुआ है और लगे हुए अपने काम के ऊपर। हमने अपना रास्ता तब्दील कर लिया, सहाफ़त हम अपनी करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान उस नहज पे अभी पहुंचा है कि जहां पर सवाल पूछने के ऊपर आपको वो गायब कर दिया जाए। तो और कतराइए भी नहीं, सवाल आप पूछिए। सवाल के अंदर तदब्बर होना चाहिए, इसके अंदर मालूमात होनी चाहिए, मालूमात के हसूल की तलब होनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि हालात इतने ख़राब हैं, लेकिन आप ये देख सकते हैं मैं कितना टेंटेटिवली ये बात कर रहा हूँ। हालात इतने अच्छे भी नहीं हैं, लेकिन अभी वो नुक्ता नहीं पहुँचा कि जहाँ पर सवाल आप पूछेंगे तो आपको कोई उठा के ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शाहिद नदीम है और मैं गिलगित बल्तिस्तान से बिलोंग करता हूँ। मैं पूछना चाह रहा था कि वो कौन से इश्यूज़ हैं या कौन से वजूहात हैं जिसकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल उजागर नहीं किए जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। हालांकि वहाँ पर इतने बड़े एहतजाज होते हैं, उसके बावजूद कोई जो है ना मीडिया कवरेज नहीं मिलती है। वो कौन से वजूहात हैं? आप सही कहते हैं। जो पाकिस्तान के मराकज़ से, मीडिया के मराकज़ से दूर इलाके हैं, उनकी कवरेज नहीं होती। लेकिन ये गिलगित बल्तिस्तान स्पेसिफ़िक नहीं है, ये भी मैं आपको बता दूँ। ये मानते हुए कवरेज वो नहीं होती जो होनी चाहिए। बलूचिस्तान के बहुत से इलाके हैं जिनकी कवरेज नहीं होती। अंदरून सिंध है, उसकी कवरेज नहीं होती। पंजाब के बहुत सारे इलाके हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, जिसकी कवरेज नहीं होती। आप लाहौर से आगे मुल्तान तक की कवरेज आपको नज़र आती है। अब कुछ साउथ ऑफ पंजाब कवर होना शुरू हुआ है, लेकिन अगर हम मगरिब की तरफ जाएं, सरगोदा की तरफ जाएं, भलवाल की तरफ जाएं, मियांवाली की तरफ जाएं, तो उसकी कवरेज होती नज़र नहीं आती। तो एक मीडिया का एक अर्बन बायस है, उस बायस के नतीजे में कवरेज नहीं होती है। दूसरा, मीडिया हाउसेस ने भी अपनी पॉलिसियाँ बनाई हुई हैं। वो उस जगह की कवरेज करते हैं जहाँ पर इश्तिहारात लोग देखते हैं और एडवर्टाइज़र जिसमें इंटरेस्टेड है। अस्सलाम वालेकुम सर, मुराहिदीन फ्रॉम स्पेन। सर, मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर 80% से ज़्यादा लोग मैट्रिक या अंडर मैट्रिक हैं, और मैट्रिक करने के बाद भी हमारे बच्चे को क्वेश्चन करने का पता नहीं होता। और जिस कौम के 80% लोगों को सवाल करने का ही ना पता चल सके, सवाल करना ना आता हो, तो उस माशरे में तब्दीली कैसे मुमकिन है? आपने कितना बेहतरीन सवाल किया है। मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। अपना बेहतरीन सवाल किया है, क्योंकि हमारा तालीमी निज़ाम सिखाता नहीं है सवाल करना। हमारा माशरती निज़ाम सवाल करने को बदतमीज़ी समझता है, और इसी वजह से यही रिवायत जो है वो ताकतवर तबकों को इस्तेहसाल के मौक़े फ़राहम करती है। तो एक ऐसा निज़ाम जिसके अंदर हर इशू के ऊपर आप सवाल उठाएं, क्यों पूछें, क्यों पूछें, क्यों, ये अगर क्यों को आप बुनियाद बनाकर लोग बच्चों की ज़हनी तरबियत करेंगे तो फिर वो पूछेंगे भी और क्यों का जवाब भी तलब करेंगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने वैसे कहा कि जो लोग जिन्होंने मैट्रिक नहीं किया उनको भी सवाल नहीं पूछने आता। मैंने तो पीएचडी पोस्ट डॉक्टरल लोगों को देखा है, उनके थर-थर कांपते हैं, वो सवाल ही नहीं करते हैं। उनके सामने ऑल फॉल लोग बक रहे होते हैं, अजीब व गरीब तोता मैना की कहानियाँ बता रहे हो, तो बैठ के तालियाँ बजा रहे होते हैं। कोई नहीं पूछता कि जनाब बादशाह सलामत आपके तो कपड़े ही नहीं है, वो जो फेमस कहानी है। तो ये सवाल ना पूछने की जो रिवायत जो है, ये इसका ताल्लुक तालीम ना होने से नहीं है, एक माशरती रवैया है। बड़े बड़े लोग जो हैं बड़े बड़े ओहदों के ऊपर बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। अस्सलाम वालेकुम तलत भाई, मेरा सवाल ये है कि हम लोग कैसे सहाफ़ी हजरात जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी को जज कर सकते हैं कि कौन सा सहाफ़ी बेहतर है, न्यूज़ सही दे रहा है या इंफॉर्मेशन जो है वो सही पास ऑन कर रहा है। क्योंकि हर सहाफ़ी जब चैनल चेंज करता है तो उसका अंदाज़ बदल जाता है। आपने बिल्कुल एक बहुत अच्छा सवाल, ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। जो बुनियाद सहाफ़त की है उसको आपने बनाना है
मालूमात से। जो मालूमात आपको फ़राहम की जा रही हैं वो दुरुस्त है या नहीं है, वो किस तरह आपको पता चलेगा? मल्टीपल सोर्सेज अवेलेबल हैं। जिन ज़राए के तवसत आपने मुझे सवाल भेजा है, इंटरनेट आपके पास मौजूद है, आप काउंटर चेक कर सकते हैं। हर क्लेम को फेस वैल्यू के ऊपर ना लीजिएगा। दूसरा है कि कंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड है। क्या वाक़तन मालूमात एक सहाफ़ी की मुसलसल गलत साबित हो रही हैं? अगर उसकी मालूमात मुसलसल गलत साबित हो रही हैं तो उसके दावे भी मुसलसल गलत साबित हो रहे हैं, और वो बदतमीज़ी को अपना शार बनाए हुए है, वो कहने को सहाफ़ी है, इल्ज़ाम तराशी करता है, वो अजीब व गरीब बातें करता है, बाज़ लोगों पर तनकीद करता है, बाज़ पर नहीं करता है, वग़ैरह वग़ैरह। वो बात की कैटेगरी है। पहली कैटेगरी उसकी मालूमात है। मालूमात को आप ख़ुद चेक कर सकते हैं। हालात व वाक़यात ख़ुद मालूमात को या निगेट कर देते हैं या इंडोर्स कर देते हैं। तो अगर सहाफ़ी की मालूमाती बेस ठीक है तो मेरे ख़्याल में उसको आपको अच्छा सहाफ़ी मानना चाहिए। जेटी फेक अकाउंट्स जेटी जो बनी है, इसमें मलिक रियाज से मुतलिक भी बातें हैं और मलिक रियाज के मुतलिक जो है वो और बाकी भी केसेस वगैरह चल रहे हैं। तो इसकी क्या वजह है कि ये कभी एक वक्त ऐसा भी था कि ये इस बंदे के मुतलिक जो केस है वो चलता ही नहीं था। हमने अरसलान इफ्तिखार वाला केस भी देखा। तो क्या वजह है कि जो ताकतवर हल्के हैं जिनका ये बंदा समझा जाता है वो अब इसके ऊपर इससे हाथ उठा लिया उन्होंने, या फिर और कोई वजह है? ये भी आपकी फ़राख दिली है। आपका ख्याल है कि केस चल रहा है, केस चल तो रहा है। मलिक रियाज बहुत ताकतवर शख्सियत है पाकिस्तान की, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। तो जैसे केस चल रहा है उसके नताइज निकलेंगे तो फिर आपके सवाल का जवाब हम आप दे पाएंगे सही तरीके से। मलिक रियाज पर केस चल रहा है। मलिक रियाज की कुछ ज़मीनों के भी मसले चल रहे हैं। बाज़ जगहों पर उन्होंने अपनी ताकत से बढ़कर हाथ हिलाने की एक रवायत कायम करने की कोशिश की थी। शायद उसका नतीजा वो भुगत रहे हों, लेकिन केसेस जैसे चल रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं जैसे पहले चलते होते थे। नवाज शरीफ से ऐसा इस्टेब्लिशमेंट के साथ ऐसा क्या मसला था? क्या मसला किसी खारजा पॉलिसी पे था, दाखिला पॉलिसी पे? आखिर नवाज शरीफ से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ जिसकी सजा इस मुल्क को दी जा रही है? बराए मेहरबानी ज़रा खुले अल्फाज में वजाहत फरमाएं। देखिए, खुले अल्फाज में मैं आपको बता सकता हूँ कि खारजा पॉलिसी के ऊपर डिसएग्रीमेंट थे। उड़ी का मामला था, पठानकोट का मामला था, डॉन लीग का बीच में मामला आया। ये भी बड़ा मामला था कि इसहाक डार साहब जो हैं वो फाइलों के ऊपर वैसे साइन नहीं करते थे जैसे ख्वाहिश की जाती थी। और फिर ये भी तसव्वुर के बहुत ताकतवर प्राइम मिनिस्टर हैं, और पाकिस्तान की तारीख़ ऐसी रही है 1947 से लेकर 2019 तक के ताकतवर प्राइम मिनिस्टर का गुजारा नहीं है पाकिस्तान के अंदर। नवाज शरीफ साहब ने अपने रिलेशनशिप को सही तरीके से हैंडल भी नहीं किया। बहुत सारे क्राइसिस को वो डिफ्यूज़ कर सकते थे, उन्होंने डिफ्यूज़ नहीं किया। जो एक ट्वीट का मामला था, वो ट्वीट अगर हो गया था तो उसके बाद उन्होंने उसको हज़म कर लिया था। फिर उसको वापस लेने की जो तमाम कार्रवाई है जिसके अंदर ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट का अपना भी किरदार था, उसको तरीके से हैंडल किया जा सकता था। लेकिन नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक बिल्डअप जो है वो कई अरसे से चल रहा था। वो जनरल कियानी के दौर में जनरल पाशा के ज़रिए चल रहा था, वो जनरल राहील शरीफ के दौर में धरनों के ज़रिए चल रहा था, और आखिर में इलेक्शंस के नताइज आपके सामने हैं। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि नवाज शरीफ की जगह अगर इमरान खान भी होते इसी पोजीशन के अंदर तो उनके साथ वही होता जो नवाज शरीफ के साथ हुआ। बाकी जो उनके दूसरे मामलात हैं उनके बिज़नेस के, वो केसेस आपके सामने हैं। उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये पावर पॉलिटिक्स के अंदर नवाज शरीफ जो है वो आउट प्ले हो गए। अस्सलाम वालेकुम। इस गैर एलानिया मार्शल के बदतरीन दौर में जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, वहाँ पर हक बात कहना नामुमकिन है। आपका सोशल मीडिया को अपने ब्लॉग के इज़हार का ज़रिया बनाना काबिल इस्ताइश है, लेकिन क्या इसे हम ये नतीजा अक्स कर सकते हैं कि आप मुस्तकबिल करीब में आपको किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल पर नहीं देख सकेंगे? तो बड़ी आपने भयानक तस्वीर बना दी है। हो सकता है ऐसा ही हो। सेंसरशिप है, इस पर कोई शक नहीं, और गहरी सेंसरशिप है। काम करने वाले कुछ दोस्त काम कर रहे हैं, लेकिन सेंसरशिप गहरी है। मैं फ़िलहाल किसी इलेक्ट्रॉनिक चैनल के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर जाने की मेरी कोई तबीयत नहीं है। वैसे भी मैं इतने अरसे से काम कर रहा हूँ टीवी के ऊपर, मुझे लगता है कि एक ग्लास सीलिंग जिसको कहते हैं वहाँ तक हम पहुँच गए हैं। इसके आगे के सोचने की बात है। और ये जो मीडिया है, ये जो मीडियम है, ये आगे का मीडियम है। तो अगर मुझे अगले सालों में काम करना है तो मैं वो प्लेटफॉर्म डेवलप करूं जो आने वाले सालों का है, चाहे का उस प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा रहूं जो शदीद मुश्किलात का शिकार है। तो एक मैंने फ़ैसला किया हुआ कि मैंने फ़िलहाल मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं वो उसको नहीं अपनाना। लेकिन ये भी मेन स्ट्रीम हो रहा है दुनिया के अंदर, आप देखें इसकी बहुत रीच है, इसका बहुत इम्पैक्ट है।